वो चुपके से चादर खिसकाकर देखने लगा। वो घबराकर सिर मोड़ा और देखा तो दूसरी तरफ एक कृत्रिम हृदय जुड़ा हुआ था। गुस्से से भरकर वो अस्पताल कमरे से बाहर भागा और बिना कुछ सोचे समझे नलियां खींच दी। उसके दोनों पैर कमजोर पड़ गए और वो जमीन पर घुटने टेकने को मजबूर हो गया। पीछे से साथी दौड़े आए और उन्होंने उसे मना करके कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण स्वीकार करने को कहा, पर रेमी हार नहीं मान रहा था। कंप ऑपरेशन जल्दी पूरा हो गया। सिलाई के ऊपर लेप लगाते ही घाव तेजी से भरने लगे। इसका अर्थ था कि उसे भारी कर्ज उठाना पड़ेगा और बदकिस्मती ये कि उसी समय उसकी पत्नी तलाक की बात कहकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। कंपनी में काम करने वाले सहकर्मी याकूब से मदद मांगता है। याकूब गर्मजोशी से उसका स्वागत करता है। कंपनी की ओर से रखी गई एक पार्टी के दौरान जब दिल वाली मिस अपना उपहार देती है, रेमी को वो सब मजाक या किसी तरह की सजा सी लगती है। रेमी जल्दी ही उन नए कस्टमर के घर पहुंचता है जो कर्ज नहीं चुका रहे होते। वे आमतौर पर ज्यादा बातें नहीं करते, सीधे कदम उठाते हैं। लेकिन जब ग्राहक गिर पड़ता है, उसी वक्त रेमी के नए दिल को अस्वीकार होने की प्रतिक्रिया होती है। रने सोचा ही कि रेमी के हाथ में रखा चाकू झिझकने लगा। पहले जो उसके लिए बस कोट्स जैसा था, अब लोगों के नाम, उनके परिवार, बच्चे सब उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठते हैं। वो पिछली तरह हंस नहीं पाता। वापस घर जाने पर वो अपनी पत्नी से बात करना चाहता है, पर पत्नी सिर्फ एक देरी की नोटिस थमा देती है। याकूब ये सब जानकर हैरान होता है। पहले रेमी कंपनी का सबसे अच्छा रिकवरी एजेंट था, अब वो बेकार कैसे हो गया? रेमी खुद को समझाने की कोशिश करता है। शायद थक गया था, इसलिए उसने बिक्री करना शुरू कर दिया और फ्रैंक के सेल टर्बों का अनुकरण करके आर्टिफिशियल अंगों के फायदे गिनाने लगा। पर जब ग्राहक साइन करने ही वाला होता है तो रेमी अचानक एक अजीब सा कथन बोल बैठता है जो सेल्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। एक ऐसा बयान जो ग्राहक को डरा देता है और रेमी का खुद पर नियंत्रण खो देता है। याकूब जल्दी समझ लेता है कि रेमी में सेल्स की प्रतिभा नहीं है। कृत्रिम दिल ने उसकी सहानुभूति बढ़ा दी थी और ब्याज की तरह सहानुभूति बढ़ती चली गई। रेमी के पास अब केवल 6 दिन बचे थे जब तक कि कर्ज पूरी तरह विलंबित न हो जाए। याकूब ने उसे गरीब बस्ती में ले जाकर एक शख्स निकाला जिसे कंपनी वसूली के लिए खोजना चाहती थी। याकूब ने उसे गिरा दिया ताकि रेमी कार्रवाई कर सके, पर सामने एक बच्चा देखकर रेमी रुक गया। याकूब को यह बर्दाश्त न हुआ। उसने वापस जाकर और एक बेरहमी लक्ष्य पकड़कर लाया। रेमी फिर भी वार नहीं कर सका। गुस्से में याकूब ने उससे पूछा, क्या तुम्हें क्या हुआ? तुम बने रहोगे जब तक तुम रह सको। रेमी बच्चे को गले लगा लेता है। बच्चा जब उठता है तो उसे जोरदार मार देता है और रेमी को पहली बार कुछ हल्का सा राहत महसूस होती है। लेकिन वो राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती। वो फिर से इस घिनौने संसार में लौट आता है। तोड़ फोड़ में वो एक नशे वाली औरत पाता है। वो बेहोश थी। रेमी उसे मोटल में ले जाकर उसके पास रहता है। उसे शक होता है तो वो उसकी जांच करता है और पाता है कि उस औरत के पूरे शरीर में कृत्रिम अंग भरे हैं और वे सभी देरी में हैं। अब रेमी के सामने 2 रास्ते थे। उस औरत को मारकर उसके अंगों की बिक्री से वो अपनी पुरानी जिंदगी खरीद ले, या कुछ न करके उसके साथ वहीं जिंदा रहने का नाटक करे। अगली रात वो औरत एलिजाबेथ जागती है और रेमी पर चिल्लाती है कि उसने उसकी मदद क्यों की। दोनों की जिंदगी शायद अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब सब कुछ सबसे ज्यादा बेबसी दिखता है तो उम्मीद भी आती है। रेमी कंपनी लौटकर ताजे निकाले हुए अंगों की एक गठरी लाता है। उन पर से आईडी रिमूव करके मशीन में स्कैन करवाता है। जब मशीन स्कैन नहीं कर सकता कहती है तो हाथ से संख्या भरनी पड़ती है। पर आधा काम करते वक्त याकूब आ जाता है। रेमी की देरी बस 1 दिन के अंदर पूरी तरह विलंबित होने वाली थी। अगर कंपनी की रेड शुरू हुई तो अब वे आमने सामने थे। याकूब फिर भी शिकारी रहेगा, जबकि रेमी शिकार बन जाएगा। रेमी बंदूक दे देता है और घर जाकर अपने बेटे को आखिरी बार देखता है। फिर मोटल पर लौटकर वे जल्दी से वहां से भागते। रेमी गाड़ी लेकर बस्ती में पहुंचता और अपनी गाड़ी आग लगा देता है। शहर की समृद्धि के मेझे में बनी ये बस्ती अब टूट चुकी थी। एलिजाबेथ पहले से ही इन हालात की आदत में थी और एक कोने में लेट जाती है। रेमी उस पर नजर डालता है और उसके लिए दिल में कुछ नरम हो जाता है। एलिजाबेथ के शरीर के ज्यादातर अंग कृत्रिम थे, पर केवल उसका दिल ही नया कृत्रिम दिल था। दोनों की परस्पर मिलती जुलती कमी पूरी कर रहे थे। अगले दिन फ्रैंक ने रेमी का प्रोफाइल निकाला
और याकूब को सौंप दिया ताकि वो उसे रिकवरी के लिए भेजे। याकूब ये काम लेना नहीं चाहता। साथी होने के नाते किसी की जान लेने की तमन्ना किसे हो सकती है। इधर रेमी और एलिजाबेथ गरीबी में ढलने की कोशिश करते हैं। रेमी को समझ नहीं आता कि एलिजाबेथ ने अपने शरीर पर इतने सारे अंग क्यों लगवाए थे। एलिजाबेथ शांत अंदाज में बताती है कि शुरू में उसे सिर्फ डायबिटीज के कारण अंग बदलवाने पड़े थे और तब वो संघीय कंपनी का खर्च वहन कर सकती थी। पर धीरे धीरे जब समस्याएं बढ़ीं और वो महंगी मरम्मतें और प्रतिस्थापन नहीं उठा सकी तो काली बाजार से सस्ते अंग लेने पड़ी और ब्याज बढ़ता गया। कर्ज हिमगोलों की तरह बढ़ गया जब तक उसकी जिंदगी पूरी तरह डूब ना गई। और यही रेमी ने भी कभी सोचा था, मेहनत से सब सही हो जाएगा। पर एक छोटी सी कर्ज ने उनकी जोखिम क्षमता खा ली। एलिजाबेथ ने रेमी को एक पुरानी टाइपराइटर दे दी जिसे उसने बचा रखा था। रेमी उसे लेकर अपने विचार और अनुभव टाइप करना चाहता था। अचानक एलिजाबेथ ने कुछ दूरी पर कदमों की आवाज सुनी, पर रेमी कुछ भी सुन नहीं पाया। एलिजाबेथ ने एक पोर्टेबल स्पीकर के जरिए अपनी सुनाई आवाज रेमी के कानों तक साझा की। रेमी ने एलिजाबेथ को ऊपर भेज दिया, पर वो दरार पर खड़े होने की वजह से फिसलती हुई नीचे गिर पड़ी। रेमी ने उसका बचाव करने के लिए टाइपराइटर नीचे फेंक दिया, जो रिकवरी एजेंट के सिर पर लगा। दुर्भाग्य से इस घटना में एलिजाबेथ की एक टांग टूट गई। सौभाग्य से उसने पहले भी कई ऑपरेशन देखे थे। पार्किंग में पहुंचे और रेमी एक फटी पुरानी वर्क यूनिफॉर्म चुराकर फ्रैंक के कार्यालय तक पहुंच गया। उसने फ्रैंक को गिराकर पिस्तौल तान ली। निकलकर निकाले गए एक रिकवरी एजेंट की गर्दन से छीन कर रखी हुई एक खाल निकाली। उस पर कंपनी की यूनिफॉर्म। रेमी फ्रैंक से मांग करता है कि वो अपनी और एलिजाबेथ की जानकारी सिस्टम से हटा दे। फ्रैंक कहता है कि अगर रेमी ने ट्रांजैक्शन कोड में छेड़छाड़ ना की होती तो शायद वो मदद पर नई नीति लागू हो चुकी थी। अब सभी निकाले हुए अंगों को कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर भेजना अनिवार्य था और फ्रैंक के पास अधिकार नहीं था। फैसला लेने के बजाय रेमी ने फ्रैंक पर गोली चला दी और कार्यालय की दराज में रखे प्लेटफॉर्म को छीन लिया।